गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया प्रेम का सबसे रोमांटिक उपन्यास और हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में से एक। इस कहानी का एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है जिसमें कहानी की वस्तु स्थिति बताई गई है और आज कहानी श्रृंखला का प्रथम वीडियो लेकर हाजिर हूं। तो सुनिए गुनाहों का देवता भाग 1। अगर पुराने जमाने की नगर देवता की और ग्राम देवता की कल्पना आज भी मान्य होती तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार है। ऐसा लगता है कि शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन सहन में कोई बंधे बनाए नियम नहीं, कहीं कोई कसाव नहीं, हर जगह एक स्वच्छंद खुलाव, एक बिखरी हुई सी अनियमितता। बनारस की गलियों से भी पतली गलियां, लखनऊ की सड़क से चौड़ी सड़कें, यॉर्कशायर और ब्राइटन के उपनगरों का मुकाबला करने वाले सिविल लाइंस और दलदलों की गंदगी को मात करने वाले मोहल्ले। मौसम में भी कहीं कोई सम नहीं, कोई संतुलन नहीं। सुबह मलैजी, दोपहर अंगारी तो शाम रेशमी। धरती ऐसी कि सहारा के रेगिस्तान की तरह बालू भी मिले, मालवा की तरह हरे भरे खेत भी मिले और उसर और प्रति की भी कमी नहीं। सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर देवता स्वर्ग कुंजों से निर्वासित कोई मनमोजी कलाकार है जिसके सृजन में हरे रंग के डोरे हैं। और चाहे जो हो, मगर इधर कुंवार कार्तिक तथा उधर वसंत के बाद और होली के बीच मौसम से इलाहाबाद का वातावरण नेस्टरशियम और पेंजी के फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत और आम के बोरों की खुशबू से भी ज्यादा महकदार होता है। सिविल लाइंस हो या अल्फ्रेड पार्क, गंगा तट हो या खुसरू बाग, लगता है कि हवा का एक नटखट दोशीजा की तरह कलियों के आंचल और लहरों के मिजाज से छेड़खानी करती चलती है। और अगर आप सर्दी से बहुत नहीं डरते हैं तो आप जरा एक ओवरकोट डालकर सुबह घूमने निकल जाएं तो इन खुली हुई जगहों की फिजा इटलाकर आपको अपने जादू में बांध लेगी। खासतौर से पौ फटने के पहले तो आपको एक बिल्कुल नई अनुभूति होगी। वसंत के नए नए मौसमी फूलों के रंग से मुकाबला करने वाली हल्की सुनहली बाल सूर्य की उंगलियां सुबह की राजकुमारी के गुलाबी वक्ष पर बिखरे हुए भौराले गेसुओं के धीरे धीरे हटाती जाती हैं और क्षितिज पर सुनहली तरुणाई बिखर पड़ती हैं। एक ऐसी ही खुशनुमा सुबह थी और जिसकी कहानी मैं आज कहने जा रहा हूं वह सुबह से भी ज्यादा मासूम युवक प्रभाती गाकर फूलों को जगाने वाले मेघदूत की तरह अल्फ्रेड पार्क के लान पर फूलों की सरजमी के किनारे किनारे घूम रहा था। कत्थई स्वीटपी के रंग का पश्मीने का कोट जिसका एक कॉलर उठा हुआ था और दूसरे कॉलर से सरों की एक पत्ती बटन होल में लगी हुई थी। सफेद मक्खन जीन की पतली पैंट और पैरों में सफेद जरी की पेशावरी सैंडलें, भरा हुआ गोरा चेहरा और ऊंचे चमकते हुए माथे पर झूमती हुई एक रूखी लट। चलते चलते उसने एक रंग बिरंगा गुच्छा इकट्ठा कर लिया था और रह रहकर वह उसे सूंघ लेता था। पूरब के आसमान की गुलाबी पंखुड़ियां बिखरने लगी थी और सुनहले पराग की एक बौछार सुबह के ताजे फूलों पर बिछ रही थी। अरे सुबह हो गई, उसने चौंक कर कहा और पास की एक बेंच पर बैठ गया। सामने से एक माली आ रहा था। क्यों जी, लाइब्रेरी खुल गई? अभी नहीं बाबूजी, उसने जवाब दिया। वह फिर संतोष से बैठ गया और फूलों की पंखुड़ियां नोचकर फेंकने लगा। जमीन पर बिछाने वाली सोने की चादर पर बिछाती जा रही थी और पेड़ों की छायाओं का रंग गहराने लगा था। उसकी बेंच के नीचे फूलों की चुनी हुई पत्तियां बिखरी थी और अब उसके पास सिर्फ एक फूल ही बाकी रह गया। हल्के फालसे रंग के उस फूल पर गहरे बैजनी डोरे थे। हेलो कपूर, सहसा किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर कहा। यहाँ क्या झक मार रहे हो सुबह सुबह? उसने मुड़कर पीछे देखा। आओ ठाकुर साहब, आओ बैठो यार, लाइब्रेरी खुलने का इंतजार कर रहा हूँ। क्यों, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी चाट डाली? अब इसे तो शरीफ लोगों के लिए छोड़ दो। हाँ हाँ, शरीफ लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला की लड़की है ना, वह इसकी मेंबर बनना चाहती हैं तो मुझे आना पड़ा, उसी का इंतजार कर रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला तो पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट में है। नहीं, गवर्नमेंट साइकोलॉजी ब्यूरो में। और तुम पॉलिटिक्स में रिसर्च कर रहे हो? नहीं, इकोनॉमिक्स में। बहुत अच्छी, तो उनकी लड़की को सदस्य बनवाने आए हो? कुछ अजब स्वर में ठाकुर साहब ने कहा। छी, कपूर ने हंसते हुए कुछ अपने को बचाते हुए कहा। यार तुम जानते हो कि मेरा उनसे कितना घरेलू संबंध है। जब से मैं प्रयाग आया हूँ उन्हीं के सहारे हूँ और आजकल तो उन्हीं के यहाँ लिखता पढ़ता हूँ। ठाकुर साहब हंस पड़े। अरे भाई, मैं डॉक्टर शुक्ला को जानता नहीं क्या? उनका सा भला आदमी मिलना कितना मुश्किल है, तुम सफाई व्यर्थ में दे रहे हो। ठाकुर साहब यूनिवर्सिटी के उन विद्यार्थियों में से थे जो बराए नाम विद्यार्थी होते हैं
और कब तक वे यूनिवर्सिटी को सुशोभित करते रहेंगे इसका कोई निश्चय नहीं। एक अच्छे खासे रुपए वाले व्यक्ति थे और घर के ताल्लुकेदार, हंसमुख फप्तियां कसने में मजा लेने वाले, मगर दिल के साफ निगाह के सच्चे और बोले, एक बात तो मैं स्वीकार करता हूं कि तुम्हारी पढ़ाई का सारा श्रेय डॉक्टर शुक्ला को जाता है। तुम्हारे घर वाले तो कुछ खर्चा बेचते नहीं, उनसे अलग ही होकर आया था। समझ लो कि इन्होंने किसी न किसी बहाने मदद की है। अच्छा आओ तब तक लोटस पॉन्ड कमल सरोवर तक घूम ले, फिर लाइब्रेरी खुल जाएगी। दोनों उठकर एक कृत्रिम कमल सरोवर की ओर चल दिए जो पास ही में बना हुआ था। सीढ़ियां चढ़कर ही उन्होंने देखा कि एक सज्जन किनारे किनारे कमलों के और एक तक देखते हुए ध्यान में तल्लीन है। चिपकली से दुबले पतले बालों की एक लट माथे पर झूमती हुई कोई प्रेमी है या कोई फिलोसफर देखा है ठाकुर? नहीं यार, दोनों से निकृष्ट कोटि के जीव हैं। ये कवि हैं, इन्हें जानता हूं मैं। ये रविंद्र बिसरिया हैं, एमए में पढ़ता है। आओ मिलाएं तुम्हें। ठाकुर साहब ने एक बड़ा सा घास का तिनका तोड़कर पीछे से चुपके से जाकर उनकी गर्दन गुदगुदाई। बिसरिया चौंक उठा, पीछे मुड़कर देखा और बिगड़ गया। ये क्या बदतमीजी है ठाकुर साहब? मैं कितने गंभीर विचारों में डूबा हुआ था और आप सहसा बड़े विचित्र स्वर से आंखें बंद करके बिसरिया बोला। ओहो, कैसा मनोरम प्रभात है। मेरी आत्मा में घोर अनुभूति हो रही थी। कपूर बिसरिया की मुद्रा पर ठाकुर साहब की ओर देखकर मुस्कुराया और इशारे में बोला, है यार शागल की चीज, छेड़ो जरा। ठाकुर साहब ने तिनका फेंक दिया और बोले, माफ करना भाई बिसरिया, बात यह है कि हम लोग कवि तो है नहीं, इसीलिए समझ नहीं पाते तुम क्या सोच रहे हो। बिसरिया ने आंखें खोली और एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं सोच रहा था कि आखिर प्रेम क्या होता है, क्यों होता है, कविता क्यों लिखी जाती है, फिर कविता के संग्रह उतने क्यों नहीं बिकते जितने उपन्यास या कहानी संग्रह। बात तो गंभीर है कपूर। जहां तक मैंने समझा है और पढ़ा है, प्रेम एक तरह की बीमारी होती है, मानसिक बीमारी, जो मौसम बदलने के दिनों में होती है। मसलन क्वार कार्तिक या फाल्गुन चैत, उसका संबंध रीढ़ की हड्डी से होता है और कविता एक तरह का सन्निपात होता है। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं ना मिस्टर सिबरिया? सिबरिया नहीं, बिसरिया, ठाकुर साहब ने टोका। बिसरिया ने कुछ उजलत, कुछ परेशानी और कुछ गुस्से से उनकी ओर देखा और बोला, क्षमा कीजिएगा, आप या तो फ्राइडवादी है प्रगतिवादी और आपके विचार सर्वदा विदेशी हैं। मैं इस तरह के विचारों से घृणा करता हूं। कपूर कुछ जवाब देने ही वाला था कि ठाकुर साहब बोले, अरे भाई बेकार उलझ गए तुम लोग, पहले परिचय तो कर लो आपस में। विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रहे हैं और आप हैं श्री रविंद्र बिसरिया, इस वर्ष एमए में बैठ रहे हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। कपूर ने हाथ मिलाया और फिर गंभीरता से बोला, क्यों साहब, आपको दुनिया में कोई और काम नहीं रहा जो आप कविता करते हैं? बिसरिया ने ठाकुर साहब की ओर देखा और बोला, ठाकुर साहब ये मेरा अपमान है, मैं इस तरह के सवालों का आदी नहीं हूं, और उठ खड़ा हुआ। अरे बैठो बैठो, ठाकुर साहब ने हाथ खींचकर बैठा लिया। देखो कपूर का मतलब तुम समझे नहीं। उनका कहना यह है कि तुम में इतनी प्रतिभा है कि लोग तुम्हारी प्रतिभा का आदर करना नहीं जानते। इसीलिए उन्होंने सहानुभूति में तुमसे कहा कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते, वरना कपूर साहब तुम्हारी कविता के बहुत शौकीन हैं, मुझसे बराबर तारीफ करते रहते हैं। बिसरिया पिघल गया और बोला, क्षमा कीजिए, मैंने गलत समझा। अब मेरा कविता संग्रह छप रहा है, मैं आपको अवश्य भेंट करूंगा। और फिर बिसरिया ठाकुर साहब की ओर मुड़कर बोला, अब लोग मेरी कविता की इतनी मांग करते हैं कि मैं परेशान हो गया हूँ। अभी कल त्रिवेणी की संपादक मिले, कहने लगे अपना चित्र दे दो। मैंने कहा कि चित्र तो नहीं है, तो पीछे पड़ गए। आखिरकार मैंने आइडेंटिटी कार्ड उठाकर दे दिया। वाह, कपूर बोला, मान गए आपको हम। तो आप राष्ट्रीय कविताएं लिखते हैं या प्रेम की? जब जैसा अवसर हो, ठाकुर साहब ने जड़ दिया। वैसे तो यह वार फ्रंट का कवि सम्मेलन, शराबबंदी कॉन्फ्रेंस का कवि सम्मेलन, शादी ब्याह का कवि सम्मेलन, साहित्य का कवि सम्मेलन, सभी जगह बुलाए जाते हैं। बड़ा यश है इनका। बिसरिया ने प्रशंसा से मुग्ध होकर कहा, देखा, मगर फिर एक गर्व का भाव मुंह पर लाकर गंभीर हो गया। कपूर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो कुछ सुना, हम लोगों को भी सुनाइए। अभी तो मूड नहीं है, बिसरिया बोला। ठाकुर साहब बिसरिया को पिछले 5 सालों से जानते थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि बिसरिया किस समय और कैसे कविता सुनाता है। अतः बोले, ऐसे नहीं कपूर, आज शाम आओ, जरा गंगा जी चलें, कुछ बोटिंग रहे, कुछ खाना पीना रहे, तब कविता भी सुनना। कपूर को बोटिंग का बेहद शौक था, फौरन राजी हो गया। शाम का विस्तृत कार्यक्रम बन गया। इतने में कार उधर से लाइब्रेरी की ओर गुजरी। कपूर ने देखा और बोला,
अच्छा ठाकुर साहब, मुझे तो इजाजत दीजिए। आप कहाँ चल रहे हैं? मैं जरा जिम खाने की ओर जा रहा हूँ। अच्छा भाई, तो शाम को पक्की रही? बिल्कुल पक्की, कपूर बोला और चल दिया। लाइब्रेरी के पोर्टिको में कार रुकी थी और उसके अंदर ही डॉक्टर साहब की लड़की बैठी थी। क्यों सुधा, अंदर क्यों बैठी हो? तो तुम्हें ही तो देख रही हूँ, चंदर। और वो उतर गई। दुबली पतली नाटी सी साधारण सी लड़की, बहुत सुंदर नहीं केवल सुंदर, केवल बातचीत में वो बहुत दुलारी। चलो अंदर चलो, चंदर ने कहा। वह आगे बढ़ी, फिर ठिठक गई और बोली, चंदर, एक आदमी को 4 किताबें मिलती हैं? हाँ क्यों? तो उसने बड़े भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम अपने नाम से मेंबर बन जाओ और 2 किताबें हमें दिया करना, बस। ज्यादा काम क्या करेंगे? नहीं, चंदर हंसा, तुम्हारा तो दिमाग खराब है। खुद क्यों नहीं बन जाती मेंबर? नहीं, हमें शर्म लगती है, तुम बन जाओ मेंबर हमारी जगह, पगली कहीं की। चंदर ने उसका कंधा पकड़कर आगे ले चलते हुए कहा, वारे शर्म, अभी कल ब्याह होगा तो कहना हमारी जगह तुम बैठ जाओ। चंदर कॉलेज में पहुंच गई लड़की, अभी शर्म नहीं छूटी इसकी, चल अंदर। और वह हिचकती ठिठकती झेपती मुंह मुड़कर चंदर की ओर रूठी हुई निगाह से देखती हुई अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद सूरज 4 किताबें लादे हुई निकली। कपूर ने कहा, लाओ मैं ले लूं। तो बांस की पतली टहनी की तरह लहराती हुई बोली, सदस्य मैं हूं और तुम्हें क्यों दी किताबें? और जाकर कार के अंदर किताबें पटक दी। फिर बोली, आओ बैठो चंदर, मैं अब घर जाऊंगा। ओहो, यह देखो। और उसने भीतर के कागजों का एक बंडल निकाला और बोली, देखो ये पापा ने तुम्हारे लिए दिया है। लखनऊ में कॉन्फ्रेंस है ना, वहीं पढ़ने के लिए यह निबंध लिखा है। उन्होंने शाम तक ये टाइप हो जाना चाहिए। जहाँ संख्याएं हैं वहां खुद आपको बैठकर बोलना होगा। और पापा सुबह से कहीं गए हैं, समझे जनाब? उसने बिल्कुल अल्हड़ बच्चों की तरह गर्दन हिलाकर शोक स्वरों में कहा। कपूर ने बंडल ले लिया और कुछ सोचता हुआ बोला, लेकिन डॉक्टर साहब का हस्तलेख इतने पृष्ठ शाम तक कौन टाइप कर देगा? इसका इंतजाम भी है। और अपने ब्लाउज में से एक पत्र निकालकर चंदर के हाथ में देती हुई बोली, यह कोई पापा की ईसाई पुरानी छत्रा है, टाइपिस्ट। इसके घर में तुम्हें पहुंचा देती हूँ, मुखर्जी रोड पर रहती हैं यह, उसी के यहाँ टाइप करवा लेना और यह खत दे देना। दोस्तों, गुनाहों के देवता सीरीज का प्रथम भाग का वीडियो यहीं तक। जल्द ही दूसरा वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।